हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हुदा सर आज आपके लिए लेकर के आया हूँ पॉलिटिकल साइंस से एक महत्वपूर्ण चैप्टर, हमारा संविधान। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट होगा। दूसरा भाग और तीसरा भाग हम लोग इसको बाद में देखेंगे। पहले भाग में संविधान और उसकी परिभाषा और संविधान को कैसे बनाया गया, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और आपके इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशंस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए इसकी शुरुआत करें संविधान के अर्थ और डिफिनेशन के साथ। तो संविधान एक्चुअली में एक रूल बुक है, एक किताब है जिसमें कि बुनियादी नियम लिखी हुई हैं और जिसका पालन नागरिकों को और सरकारों को दोनों को करना होता है। और इन सब नियमों को सम्मिलित रूप से संविधान कहते हैं। यह एक लिखित दस्तावेज है जिसके अंदर लोगों की शक्तियों को दिया गया है, सरकार की कर्तव्य को बतलाया गया है, हमारे मौलिक अधिकारों को बतलाया गया है, और जो भी देश में कानून बनता है वो इसी को ध्यान में रख करके बनता है। रूपरेखा यही तय करती है। तो आइए जानें कि किसी भी देश को आखिर संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देश को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपने यहाँ कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, लोगों की आज़ादी जो है फंडामेंटल राइट्स वो दिलाने के लिए, और बेहतर तरीके से सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। इसका एक उदाहरण हम लोग हाल फिलहाल में नेपाल से ले सकते हैं। वर्ष 2002 के बाद नेपाल में संविधान को बदलने की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि वहाँ पर राजशाही थी, राजा का शासन था। नेपाल अब जो है नया संविधान बनाया जो कि सितंबर 2015 को लागू हुआ, और अब ये लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ पर, और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो संविधान है, वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संविधान में बदलाव होने पर किस तरीके से किसी भी देश की सरकार और वहाँ की पूरी व्यवस्था जो है वो बदल जाती है। तो हम लोग अपने संविधान यानी कि भारत के संविधान की विशेषताओं को देख लें। जिस वक्त हमारा संविधान बना था उस वक्त हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद बोलते हैं आर्टिकल्स को। एक्चुअली में आर्टिकल उसके जो है वो पॉइंट्स होते हैं। हम लोग जो अलग अलग पॉइंट्स को पढ़ते हैं वो आर्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं। और उस वक्त 22 उसके जो है हिस्से थे और 8 जो है शेड्यूल्स, जिसे कि हम लोग अनुसूची बोलते हैं, वो थे। लेकिन कई बार बदलाव लाने के बाद आज की तारीख में हमारे पास 465 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। और इस तरीके से हम अपने संविधान को देख पा रहे हैं। तो हमारे संविधान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो हमारे संविधान का निर्माण हुआ जब मोतीलाल नेहरू ने मांग की कि हमारे देश को आज़ाद कर दिया जाए, और वो एक संविधान बनाने को बैठ गए। उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, उन्होंने 3 मेंबर की एक कैबिनेट मिशन जो है वो भारत भेजी, और वो कैबिनेट मिशन यहाँ पर अलग अलग रियासतों के बीच में से एक प्रतिनिधि को चुने, और इस तरीके से संविधान सभा का फॉर्मेशन किया गया। 9 दिसंबर 1946, इसे याद रखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण तिथि है और इस दिन संविधान सभा का गठन हुआ था। उस वक्त जो चुनाव हुए थे उसमें 389 लोगों को चुना गया था, 389, जिसमें से 93 जो है वो इंडियन रियासत थे, जैसे कि आपने सुना होगा ग्वालियर महाराज, पद्मा महाराज, ठीक है। तो ये लोग रियासत नवाब थे और राजा लोग थे, वो लोग संभाल रहे थे। 296 मेंबर्स जो है ब्रिटेन का जो डायरेक्ट कंट्रोल था वहाँ से चुने गए, और इस तरीके से टोटल 389 मेंबर्स को चुना गया था।
पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी और उस वक्त अंग्रेजों का जो पार्लियामेंट का नियम था कि सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुना जाता था, तो उस वक्त डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम या अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, निर्वाचित किया गया। 11 दिसंबर 1946 को दोबारा से बैठक हुई जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज अस्थायी अध्यक्ष चुना गया यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट, और डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी प्रेसिडेंट चुना गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। हमारे देश का उसके बाद विभाजन हो गया और फिर से 31 अक्टूबर 1947 को दोबारा से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि बहुत सारे मेंबर जो थे वो पाकिस्तान चले गए। तो अब जो है भारत में कुल सदस्यों की संख्या आज़ादी के बाद 299 रह गई। इस 299 में से 229 ब्रिटिश प्रांतों से, जिसके ऊपर ब्रिटेन का डायरेक्ट कब्जा था, और 70 जो है देसी रियासतों से मनोनीत किए गए। तो क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा कि जिस वक्त संविधान सभा का गठन किया गया उस वक्त कितने मेंबर्स थे, और दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जब भारत का बंटवारा हो गया उसके बाद जो पुनर्गठन किया गया तो सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। अब आइए देखें कि संविधान सभा का कार्य क्या था, फंक्शन इसकी क्या थी। तो इसका मेन काम था संविधान को तैयार करना, जो भी अधिनियमित कानून थे, लॉज जो थे, उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना। यहां पर गठन किया था कमिटीज़ का, और ये कमिटीज़ के लोग विदेशों में जाकर के वहाँ पर जो अलग अलग तरह के संविधान बनी हुई थी उसका अध्ययन करते थे, और फिर भारत में आकर के इनकी बैठक होती थी जहाँ पर ये जोरदार बहस किया करते थे, और फिर उसमें से जो निष्कर्ष निकलता था उसके बाद फिर हमारा संविधान में उन चीज़ों को ऐड किया जाता था। कुछ महत्वपूर्ण तारीखों को याद कर लें। 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 1949 की मई को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जिसके ऊपर कभी ब्रिटेन ने राज किया था। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया और उसी दिन राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया। तो ये मेन कार्य थे, मेन फंक्शन था संविधान सभा का। तो संविधान सभा ने जिस संविधान को बनाया, एक्चुअली उसके लिए कई कमेटियां बनाई गई थी, और उसमें 8 प्रमुख समिति जो थी उनका नाम आपको याद रखना है, जिसमें कि केंद्रीय शक्तियों वाली समिति यानी कि सेंट्रल पावर, केंद्रीय संविधान समिति यानी कि सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन, मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए सहकार समिति, प्रक्रिया समिति के नियम, राज्यों की समिति, ये सारी इंपॉर्टेंट समिति थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समिति का नाम जो है वो मसौदा समिति है, जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इन 8 प्रमुख समितियों के अलावा दूसरे भी कुछ छोटी छोटी समितियां थी, लेकिन आपको ये 8 समिति का नाम याद रखना चाहिए। इसके बारे में अक्सर प्रश्न किया जाता है। यहां पर आप देख लें जो अलग अलग समितियां थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स को तैयार कर लें।
संविधान सभा की कुछ लोगों ने आलोचना भी की थी। तो आइए देख लें कि आलोचना करने का अधिकार क्या क्या था। सबसे पहले कुछ लोगों की ये सोच थी कि यह एक लोकप्रिय ढांचा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने मिल करके संविधान को बनाया था। इसमें सारे लोगों की, भारत के सारे नागरिकों की भागीदारी नहीं थी। कुछ लोगों का यह कहना था कि यह एक संप्रभु, सोवरेन विहीन ढांचा है, यानी कि भारत को पहले ब्रिटिश द्वारा चलाया जा रहा था और जो संरचना तैयार की गई थी उन्हीं के द्वारा तैयार की गई थी। जैसे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, पलासी और बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल में अपना अधिकार को बेहतर करने के लिए ये कानून बनाया गया था, जिससे कि अंग्रेजों को बहुत सारे अधिकार मिल गए थे। इसी तरीके से 1935 में गवर्निंग एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसको आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। और इसी तरीके से 1946 में कैबिनेट मिशन का फॉर्मेशन किया गया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये आलोचना का मुख्य आधार था, जिसके तहत लोगों का ये कहना था कि ये तो ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रस्ताव किया गया था। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये वक्त की बर्बादी थी, क्योंकि बहुत समय लगा था इसको बनाने में। पूरा का पूरा अगर समय देखें तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कुछ लोगों का कहना था चूँकि उस वक्त आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का ही दबदबा था, इसीलिए इनका कहना था कि इसमें कांग्रेस का बोलबाला है। कुछ लोगों का कहना था चूँकि कांग्रेस के अंदर हिंदुओं का वर्चस्व था, इसीलिए एक समुदाय का बोलबाला था। ज़्यादातर लोग, जैसे कि आप जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग वकील थे, यानी कि वकीलों के प्रभुत्व की वजह से, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही बोझिल हो गया और उसमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो कानून को समझने वाले लोग ही समझ पाते हैं। इस तरीके से इन लोगों की अपनी अपनी आलोचना का आधार था। प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ? तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लें। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और इस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे। लेकिन इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को लागू नहीं किया गया। संविधान को लागू करने की जो डेट या तारीख तय की गई वो था 26 जनवरी 1950। इसके पीछे कारण ये था कि इसके 20 साल पहले, यानी 26 जनवरी 1930 को जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में कांग्रेस का, उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी और इस दिन भारत की आज़ादी मनाना वो लोग शुरू कर दिए थे। इसलिए इस दिन को याद करने के रूप में हमारे संविधान को 26 जनवरी 1930 को लागू किया गया और इस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? तो इसके लिए पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आज जो हमारे संविधान की रचना हुई थी उस वक्त 395 अनुच्छेद थे, यानी कि आर्टिकल्स। इस तरह से आज ये 448 हो गई है। तो इसको हम लोग देख चुके हैं इस पार्ट को, इसलिए इस पार्ट को हम लोग स्किप करते हैं। आइए आगे देखें भारतीय संविधान की उधार ली गई विशेषताओं की सूची, यानी बोरोड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमने दुनिया के अलग अलग देशों से लिया है। जैसा कि आपको बतलाया जा चुका था कि संविधान सभा के जो मेंबर्स थे वो लोग एक टीम बना करके अलग अलग देशों को विज़िट करते थे। वह वहाँ जा कर के वहाँ की संविधान का अध्ययन करते थे और उसका क्या असर पड़ रहा उस कंट्री पर, उसकी अच्छाई और उसमें जो कमियाँ थी उसको आ करके हमारे देश में दिल्ली में बैठ करके डिस्कशन करते थे।
तो जैसा कि हम लोग अभी देखते हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट सेशन में चलता है। मानसून सत्र सुना होगा आपने, ग्रीष्मकालीन सत्र सुना होगा, अभी अभी बजट सत्र पेश हुआ है, ठीक है, और वो चल ही रहा है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा, उसके भी बैठकें सत्र में हुआ करती थी। टोटल जो है 2 साल 11 महीने और 17 दिन में 11 सेशन इसके हुए थे, यानी 11 सत्र इसके हुए थे, और 114 दिन तक कुल ये लोग विचार विमर्श किए इसके ऊपर। इसके बाद फिर हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। तो आइए देखें कि कौन कौन से हमारे मुख्य अंश किस किस देश से लिए गए हैं और प्रतियोगी परीक्षा में इसके ऊपर प्रश्न किए जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, जिसने हमारी मदद की संविधान को बनाने में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी कि संसदीय सरकार का कंसेप्ट वहीं से लिया। हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, यानी कि संसदीय सरकार हमारे यहाँ चलती है। तो संसद का सत्र देखते हैं, संसद का मेंबर के बारे में आप सुनते हैं। हमारे यहाँ कानून का शासन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के आगे बढ़ती है। हमारे यहाँ विधायी प्रक्रिया यानी लेजिस्लेटिव प्रोसेस कानून को बनाने में की जाती है। जो भी विधायक हैं या विधायक चुने जाते हैं, उनके पास अधिकार होता है कि वो कानूनी प्रक्रिया को अपनाएं, यानी इस प्रक्रिया को अपनाते हुए कानून को बनाएं। हमारे यहाँ एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। कुछ देशों में डुअल सिटीजनशिप होती है। आपने कनाडा, अमेरिका के बारे में सुना होगा। हमारे देश के नागरिक जो है वहाँ की भी नागरिकता ले लेते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर कोई दूसरे देश का नागरिक है तो हमारे देश की नागरिकता उसके लिए ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ का कंसेप्ट है कि सिर्फ एक देश का ही नागरिक आप हो सकते हो। हमारे यहाँ कैबिनेट प्रणाली है, कैबिनेट सिस्टम। तो आप जो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को देखते हो, वो सब मिल करके कैबिनेट बनाते हैं। उन सबको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं, और उनकी जो प्रणाली है, सिस्टम है काम करने की व्यवस्था, उसको कैबिनेट सिस्टम बोलते हैं। विशेषाधिकार रिट, प्रिविलेज रिट, हमारे जो भी सांसद होते हैं उनका अपना कुछ विशेषाधिकार होता है। जैसे कि पार्लियामेंट में कई लोग कुछ गलत बातें कर जाते हैं धर्म जाति के आधार पर, और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो ये सब उसका विशेषाधिकार है। तो रिट ऑर्डर को बोलते हैं हम लोग। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, अभी जिसके बारे में बतलाया। बाई कैमरल यानी कि 2 सदन। हमारे यहाँ 2 सदन हैं, एक जिसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं और दूसरा जिसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं। लोकसभा जो है निचली सदन है, यानी कि लोअर हाउस, और राज्यसभा ऊपरी सदन है, यानी कि अपर हाउस। और ये सारी के सारी जो व्यवस्था है ये हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। ये आपको याद रखना होगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, याद करने में आपको आसानी होगी। आयरलैंड से हमने क्या लिया? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो हमारे सरकार को दिशा निर्देश देती है कि वो कैसे काम करें, ये हमने आयरलैंड से लिया। राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग मालूम है कि हम खुद शामिल हम लोग नहीं होते हैं उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलएज वगैरह शामिल होते हैं। तो ये जो विधि है, ये जो प्रणाली, ये जो मेथड है, ये आयरलैंड से हमने लिया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, हम लोगों को मालूम है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बाकी लोग चुने जाते हैं। ये प्रणाली भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। अब यूएसए से क्या लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे हमारे सांसद खुश नहीं हैं तो उसके खिलाफ महाभियोग ला करके वोटिंग पैटर्न के जरिए 2/3 मेथड से उसे हटा सकते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का क्या कार्य होगा, क्या फंक्शन होगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी तरीके से होता है जैसे महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, इम्पीचमेंट, इसी तरीके से इनके ऊपर भी लाया जाता है और वोटिंग करवाई जाती है पार्लियामेंट में। और 2/3 से ज़्यादा लोग अगर वोट दे दें महाभियोग के पक्ष में तो उससे हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने का और न्यायाधीशों को हटाने का उच्चतम न्यायालय के
यही तरीका है। मौलिक अधिकार हमें मालूम है, हमारी फंडामेंटल राइट्स, बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, ये सब कुछ हमको संयुक्त राज्य अमेरिका से ही मिला है। जुडिशियल रिव्यू, अक्सर सुना होगा आप, सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फ़ैसला सुनाता है और वापस फिर उस फैसले को वही सुनाता है। लोग खुश नहीं होते हैं, दोबारा से रिव्यू के लिए चले जाते हैं, तो इसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र संस्थान है, सरकार के अधीन ये काम नहीं करता है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल जिसको बोलते हैं, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है। आइए आगे बढ़ें। अब देखें कनाडा से हमने क्या लिया, तो कनाडा से हमने संघवाद का केंद्रपाशार रूप लिया है, यानी सेंट्रीपिटल फॉर्म जो है फेडरलिज्म का, वो वहाँ से लिया है हम लोगों ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग जो है एक फेडरल स्टेट है, संघवाद हमारे यहाँ है। आप देखते होंगे कि सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट बहुत मजबूत होती है और राज्य सरकारों के पास उनकी तुलना में बहुत कम अधिकार होते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग जो है फेडरलिज्म के अंदर सेंट्रीपिटल फॉर्म ऑफ सिस्टम बोलते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास ही नहीं होते हैं। तो हमें मालूम है कि 3 तरह की पावर जो है वो बांटे गए हैं। एक यूनियन पावर है, यानी कि जिसको सेंट्रल पावर बोलते हैं, ये भारत सरकार के पास होता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। दूसरा स्टेट पावर है जो कि राज्य सरकारों के अधीन होता है। तीसरा कंकरेंट पावर होता है, यानी कि ये दोनों अधिकार दोनों के पास निहित होती हैं, और जो बाकी बच गए उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल पावर, यानी अवशिष्ट शक्तियाँ, ये केंद्र के पास होती हैं। संविधान जिस वक्त बन रहा था उस वक्त तक आईटी की क्रांति नहीं आई थी, कंप्यूटर्स नहीं थे। तो उस वक्त बोला गया कि वैसी चीज़ें जो कि संविधान में हमारा जिक्र जिसका नहीं है, वो सब अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी और वो केंद्र के पास होंगी। इसी को कनाडा के संविधान से हमने लिया है। केंद्र सरकार राज्यपालों को नियुक्ति करती है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट। इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र को और राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये सब कुछ हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, तो आर्टिकल 108, इस अनुच्छेद के अंतर्गत दोनों सदन यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की एक समान बैठक की जा सकती है, एक साथ बैठक की जा सकती है। इसी तरीके से ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। यूएसएसआर जो कि विघटन के बाद अब रूस कहलाता है, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो मौलिक कर्तव्य हमारे, वहीं से लिया है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श जो हैं न्याय करने का, हम लोग अपने प्रीएम्बल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखेंगे। इक्वलिटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमने रूस से ही लिया हुआ है। और कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र की अवधारणा, यानी कि यहाँ कोई राजा का शासन नहीं होगा। किसी का बेटा जो है राजा था यानी प्राइम मिनिस्टर था, राष्ट्रपति था, तो उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। वो चुने हुए जो लोग होंगे वही बन पाएंगे। इसी को हम लोग रिपब्लिक या गणतंत्र बोलते हैं। ये हमने फ्रांस से लिया हुआ है। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो कि हमारी प्रस्तावना में भी है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, ये सब कुछ हमने फ्रांस से लिया है। तो गाइज़, पार्ट 1 में यहीं तक। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मैं आपके पास सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा जिसमें इसके आगे की बात की जाएगी। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।